आज हम यूनिट 3 पढ़ेंगे। परिवारों को शामिल करना, इन्वॉल्विंग फैमिलीज। प्रशिक्षण और पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार को शामिल करना। ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्विंग फैमिलीज इन द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। देखिए, दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में परिवार की सहभागिता, प्रशिक्षण एवं सहायता की बहुत आवश्यकता होती है। इसके लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पुनर्वास प्रक्रिया के दौरान अभिभावक की जागरूकता, बच्चों को उचित सेवा तक पहुंचाना एवं बच्चों के कार्यक्रम के निरंतरता को बनाए रखना जरूरी होता है। विस्तृत रूप से इनको इस प्रकार समझा जा सकता है। देखिए, जो दिव्यांग बच्चे हैं उसमें परिवार की क्या सहभागिता होती है? प्रशिक्षण देना, उनको मोटिवेट करना। देखिए आगे क्या दिया गया है। एक नंबर पे, बच्चे में कुछ कमी का एहसास होने पर तुरंत व्यावसायिकों की सहायता लेनी चाहिए। सेकेंड, दिव्यांग बच्चों को नए अनुभवों का मौका देना चाहिए जिसमें वह अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सके। ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चों की योग्यता का विकास करने के लिए उचित क्षेत्र प्रदान करना चाहिए। बच्चे का जल्दी कार्य परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों को यहाँ अपनी कार्य क्षमता दिखाने का मौका नहीं मिलता है। वही बच्चे की कमजोरी और कार्य क्षमता का पता नहीं चल पाता है। कोई भी कार्य देना है उसको दीजिए, उसको समझिए, उसको परखिए। अगर बच्चों को कोई कार्य दे दिए तो उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। थोड़ा उस पर टाइम दीजिए, उसको समझिए कि कैसे कार्य कर रहा है, उसका प्रोत्साहन बढ़ाइए। देखिए 5 नंबर पे है, परिवार वालों को चाहिए कि वो घर में प्रेम का माहौल बनाए रखे, दिव्यांग बच्चे को स्वीकार करें और बच्चों से अधिक उत्तरदायित्व की पूर्ति की अपेक्षा ना करें। देखिए, घर में अगर दिव्यांग बच्चा है तो उसके साथ आप प्रेम से रहें। परिवार में ऐसा खुशी का माहौल बनाकर रखें और ज़्यादा उन बच्चों से जो भी उत्तरदायित्व है उसे इतना अपेक्षा ना करें कि बच्चों को दिक्कत होने लगे। उससे ज़्यादा मतलब हमको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उत्तरदायित्व की पूर्ति की अपेक्षा ना करें क्योंकि तो खुद ही स्पेशल बच्चे हैं, डिजेबल हैं। परिवार का प्रशिक्षण, दिव्यांग बच्चों के परिवार के सदस्यों को अपने बच्चों के सही पुनर्वास देने में सहायता देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। दिव्यांग बच्चों के परिवार के सदस्यों को अपने बच्चों के सही पुनर्वास देने में सहायता देने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके परिवार वालों को प्रशिक्षण दिया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है कि ऐसे बच्चों के साथ आप कैसा व्यवहार करें। ठीक है। संस्थागत प्रशिक्षण, इस प्रकार के प्रशिक्षण में संस्था में एवं कक्षा में बच्चों के साथ सहायक के रूप में रखकर प्रशिक्षण की विधियों एवं सावधानियों को सिखाया जा सकता है। देखिए, ऐसे बच्चों के साथ हमको कैसे उनके समक्ष अपने को पेश करना है। संस्था में एवं कक्षा में बच्चों के साथ सहायक के रूप में रखकर, खुद को उसके सहायक के रूप में रख करके हमको उसका जो भी मतलब कार्य है उसके साथ हम उसके सहायक के रूप में रहेंगे। उसको क्या किस चीज की जरूरत है, क्या चाहता है, हम उसके सहायक के रूप में रह के उसके कार्य को करेंगे। गृह निर्धारित प्रशिक्षण, इसमें दिव्यांग बालकों के घर पर जाकर परिवार के सभी सदस्यों को उचित परामर्श एवं शिक्षण तकनीकी एवं वातावरण निर्माण तथा स्वयं के व्यवहार एवं दृष्टिकोण में बदलाव लाया जा सकता है।
देखिए, अगर किसी के घर पे दिव्यांग बालक है तो हम उसके घर पे जाएंगे तो उसको उचित सलाह दे सकते हैं, ठीक है, कि ऐसे बच्चों के साथ आपको कैसे रहना है। देखिए, दिव्यांग बालकों के घर पर जाकर परिवार के सभी सदस्यों को उचित परामर्श दिया जा सकता है, प्रशिक्षण दिया जा सकता है कि जो ऐसे बालक हैं वो स्पेशल बालक हैं, उनके साथ आप मिसबिहेव ना करें, अच्छे से उनके साथ बिहेव करें और उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें, दृष्टिकोण अच्छा रखें, ठीक है। अल्पावधि कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा अभिभावक के लिए समय समय पर उनसे संबंधित विषयों को चुनकर उस पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह कार्यक्रम विद्यालय अथवा संस्थान अपने स्तर पर अथवा किसी संबद्ध संस्थाएं द्वारा चलाया गया होता है। यह कार्यक्रम अभिभावक संघ के द्वारा भी चलाया जा सकता है। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के तहत अभिभावकों को कुछ आवश्यक बिंदुओं पर भी प्रशिक्षण करना आवश्यक होता है, जैसे कि विद्यालय एवं घर में दिव्यांगता के प्रति सकारात्मकता प्रवृत्तियों का विकास करना व उन्हें जारी रखना चाहिए। जैसे कि बताया जा रहा है कि जो उनके अभिभावक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या दिया जाता है कि विद्यालय एवं घर में दिव्यांगता के प्रति सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना वह उन्हें जारी रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो ऐसे बच्चे होते हैं अपने आप को थोड़ा आप उनको प्रोत्साहन नहीं करेंगे, उसके साथ अपना समय साझा नहीं करेंगे तो खुद को हीन समझने लगते हैं, जो कि उसकी इस मेंटालिटी को आप दूर करेंगे। उसके साथ बैठ के, उसके साथ बात करके आप उनको फील ना होने दीजिए कि आप ऐसे हैं, उससे सभी लोग घबरा ना रहें और उसकी जो भी समस्या उसको समझें, उनको ऐसा फील ना हो कि आपसे सब लोग परेशान हैं, ठीक है। तो जो भी परिवार वाले हैं उनको सकारात्मकता के साथ और अच्छे व्यवहार के साथ उनके साथ बातचीत करना चाहिए, अच्छा परामर्श देना चाहिए, समझाना चाहिए। जो उपलब्धियां और लक्ष्य पूरे किए जा सकते हैं उनके लिए प्रयत्नशील होना, दिव्यांग बच्चों और उनके काम एवं विचारों में आत्मनिर्भर होने पर उन्हें पुरस्कृत करना। देखिए, कहा जा रहा है कि दिव्यांग बच्चों और उनके काम एवं विचारों में आत्मनिर्भर होने पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। यानी जो बच्चे दिव्यांग हैं कोई भी काम करें, ठीक है, और जो भी उनका विचार हो थोड़ा सही या थोड़ा गलत, तो उनके जो भी मतलब उनके आत्मनिर्भर हो कि वो अपना काम कर रहे हैं या अपना विचार किसी के सामने रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उनका आप प्रोत्साहन कीजिए, ठीक है, उनका आप मार्गदर्शन कीजिए, उनको आप पुरस्कृत कीजिए, ठीक है, कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, आगे भी चल के आप अच्छा काम करेंगे। मान लीजिए परिवार में ऐसे व्यक्ति अगर आते हैं तो उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके ही काम आएंगे, ठीक है। आप उनके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो आपको वैसा ही मिलेगा। अभिभावक एवं व्यवसायिक का संबंध, पेरेंट एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, व्यवसायी एवं अभिभावक के बीच संबंध में एक ऐसा एक दायरा होना चाहिए। कार्य करने के दौरान इन्हें आपसी व्यवहार को बनाए रखना चाहिए। अभिभावक को हमेशा व्यवसायिक से कुछ लेने की अर्थात कुछ सीखने की भावना होनी चाहिए। कभी कभी इसके संबंध के विकास और प्रभाव कार्यक्रम में कुछ धनात्मक रूप देखने को मिलते हैं। अभिभावक को व्यवसायिक को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए एवं साथ ही साथ बच्चे से संबंधित प्रबंधन कार्य सीखना चाहिए। धीरे धीरे व्यवसायिक को अपनी सहायता कम करते हुए अभिभावक को दिव्यांग बच्चे से संबंधित कार्यक्रम को स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए। दोनों को आपसी तालमेल बनाए रखना चाहिए। यह निम्नलिखित रूप से कार्य करती है। देखिए, इसमें यह बताया जा रहा है कि
अभिभावक एवं व्यवसायिक संबंध। व्यवसायी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है अभिभावक को, अभिभावक को भी सीखने को मिलता है व्यवसायी से। अपना व्यवहार बना के रखना चाहिए, कुछ लेने के अर्थात कुछ सीखने की भावना होनी चाहिए। देखिए, ज्ञान ऐसी चीज है जो किसी से भी आप सीख सकते हैं, तो कुछ न कुछ सीखना है, ग्रहण करना है। विकास और प्रभाव कार्यक्रम में कुछ धनात्मक रूप देखने को मिलते हैं। आप अगर किसी से कुछ अगर अर्जित करते हैं, कुछ अच्छा चीज सीखते हैं, तो आपके ही लिए, आपके हित में होगा, आपको कुछ ज्ञान मिलेगा जो कि आपके जीवन काल में बहुत ही काम करेगा। कि अभिप्रेरणा या प्रायोजन, दिव्यांग एवं अभिभावक को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी क्या आवश्यकता है। व्यवसायिक को भी अभिभावकों की आवश्यकता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसे परिवार के तथ्यों विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा उसको कार्यकाल के दौरान ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, ये बताया जा रहा है कि दिव्यांग एवं अभिभावक को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी आवश्यकता क्या है। जो बालक है, दिव्यांग बालक है, उसकी आवश्यकता, अगर उसकी कमियां या उसकी जो भी प्रॉब्लम है, अगर उसके घर वाले नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। अगर उसके घर वाले ही उसको नकार देंगे और कोई समझेगा। पहले, सबसे पहले परिवार की सहभागिता होनी चाहिए, उसके माता पिता की सहभागिता होनी चाहिए, उनके परिवार में जो भी सदस्य हैं उस बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छा बिहेव करे, उसके साथ उठना बैठना, अच्छे से तालमेल बना के रखना, वो भी ग्रोथ करेगा, उसमें भी डेवलपमेंट होंगे। बट आपकी आवश्यकता है उसको, उसके साथ अपना तालमेल बना करके, उसका मोटिवेशन बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाना। कि भावनात्मक क्षमता, व्यवसायिक एवं अभिभावक के बीच भावनात्मक संबंध होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि वह समस्या के स्थिति के दबाव को सहन कर सके, उनमें कितना आत्मविश्वास हो कि स्थिति का मुकाबला कर सके, समस्या का समाधान करने के लिए विकल्पों को ढूंढने का निर्णय ले सके और अपने बारे में की जाने वाली आलोचनाओं को स्वीकार कर सके। देखिए, व्यवसायिक और अभिभावक के बीच भावनात्मक संबंध तो होना बहुत ही जरूरी है। भावनात्मक संबंध बहुत जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि वह समस्या के स्थिति के दबाव को सहन कर सके। देखिए, जीवन काल में बहुत सारी समस्या आती है, उसको समझना, उस समय अपने आप को धैर्य पूर्वक रखना बहुत जरूरी है और सहन कर सके, उसमें कितना आत्मविश्वास हो। आप कोई भी समस्या अगर आती है परिवार में, आपके जीवन काल में, तो आप खुद पे विश्वास रखें, जो हो रहा है उसको मैं सही कर दूंगा, जो गलत हो रहा है, जो सही हो रहा है, उस पर आप अपने खुद पे विश्वास रखिए कि वो सही होगा। स्थिति का मुकाबला कर सके, समस्या का समाधान कर सके। जब आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा, थोड़ा धैर्य रखेंगे अपने अंदर, तो सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके घर में दिव्यांग बालक है, तो एक समस्या है आपके नजर में कि भाई कहाँ से समस्या आ गया, लेकिन उस समस्या को आप समस्या मत समझिए। ठीक है, उसके साथ आप तालमेल बना के रखिए, उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। वो सामान्य बच्चा से ज्यादा ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा खुद पे विश्वास रखना पड़ेगा, उसके अंदर विश्वास आपको जगाना पड़ेगा। तभी तो वो अपनी आलोचनाओं को दूर कर सकेगा। जब उसके अंदर कैपेसिटी हो जाएगी आपके माध्यम से, आपके सहभागिता से, उसके अंदर जो नई ऊर्जा जागृत होगी, उससे भी वो नया नया कार्य करेगा। बहुत लोग ऐसे हैं, स्पेशल लोग, जो कि ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि सामान्य लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो समझना चाहिए कि ऐसे बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, समाज में उठने बैठने का उन लोगों को हमेशा
देना चाहिए कि भाई वो भी समाज में रहे, उनका आदर हो, सम्मान हो। वृद्धि, इसमें यह दिखाना होता है कि हमारे पास क्या, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, यानी हमारे पास क्या है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसमें सामाजिक संबंधों को समझने की और व्याख्या करने की योग्यता और उसके अनुसार निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। इसमें सामाजिक संबंधों को समझने की और व्याख्या करने की योग्यता, उसके अनुसार निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। अपनी समस्या को समझने, व्याख्या करने और उसके हल करने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए वृद्धि उसमें क्या होती है कि जब परिवार से हम सहभागिता पाते हैं, परिवार वाले हमारा साथ देते हैं ऐसे बच्चों का, तो उसमें क्या होता है कि वो उसमें वृद्धि होता है, ठीक है। तो वो अपनी समस्या को समझने और व्याख्या करने की योग्यता आ जाता है। अपनी समस्या को समझने और व्याख्या करने, उसके हल करने की योग्यता होनी चाहिए। परिवार मूल्यांकन पहलू, परिवार पर समाज का एवं सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अतः अभिभावक एवं व्यवसायिक का परिवार के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होता है। कार्य संपादन और पारस्परिक क्रिया का अध्ययन करने से निम्न पहलू से कार्य करते हैं। कार्य संपादन वह प्रक्रिया है जिसमें परिवार तथा समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। पारिवारिक क्रिया है जो कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक संबंधों को बताना और व्यक्त करने के लिए किए जाते हैं। देखिए परिवार का समाज का एवं सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। देखिए सभी पे पड़ता है, ठीक है। जो परिवार पर समाज का एवं सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, होता है अभिभावक एवं व्यवसायिक का परिवार के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होता है। देखिए समाज में आपको अगर हीन भावना से देखा जा रहा है तो आप डिमोलाइज हो जाएंगे और जो आप कार्य करना चाहते हैं उसमें वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और उस कार्य को करना बंद कर देंगे। तो इसलिए समाज में भी आपको इज्जत मिलनी चाहिए, आपका प्रोत्साहन होना चाहिए कि आप जो भी काम करेंगे सही करेंगे, उचित ढंग से करेंगे। माता पिता एवं सहायता समूह का गठन, फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप। किसी भी प्रकार के स्वयं सहायता समूह द्वारा देश के विकास को एक अच्छी गति मिलती है। इसके माध्यम से दिव्यांग समूह बनाकर संगठित हो रहे हैं और लघु तथा कुटीर उद्योगों के द्वारा उत्पादन कर परिवार का एक कमाऊ सदस्य का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस समय दिव्यांग के स्वयं सहायता समूह देश में काफी कार्य कर रहे हैं। कुछ स्वयं सहायता समूह में दिव्यांग बच्चे के माता पिता भी समूह से जुड़कर कार्य कर रहे हैं। इसके द्वारा दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार के लाभ मिलता है एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा दिव्यांगों को समानता का अधिकार मिलता है। इसको सरकार के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण मिल रहा है, जिसके कारण दिव्यांग को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे पर निर्भरता खत्म हो रही है। यह आत्मनिर्भर होकर गरीबी रेखा के ऊपर उठ रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के द्वारा आपस में सहयोग की भावना से समस्याओं का हल ढूंढा जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा दिव्यांग के प्रति गलत धारणा में भी बदलाव आ रहा है। लोग इसकी क्षमता को समझने लगे हैं। देखिए अभी यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के द्वारा आपस में सहयोग की भावना से समस्याओं का हल ढूंढा जा रहा है। देखिए जो इन लोगों का समूह है, दिव्यांगों का समूह है स्वयं सहायता समूह, इससे ये लोग अपना कार्य आगे
बढ़ा रहे हैं, खुद अपने पैर पे खड़ा हो रहे हैं, जिनके मतलब दिमाग में ये गलत धारणा था कि ये लोग दिव्यांग है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग भी अपना काम कर रहे हैं और आपस में सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी तारीफ करना चाहिए और इनको समाज में इज्जत मिलना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के लक्षण। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य एकजुट होकर लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा धनोपार्जन करना। देखिए, स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य यही है कि ये लोग आपस में मिलकर जो भी धन इकट्ठा करके जो भी कार्य वो कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं और उससे धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही यह दिव्यांग को संगठित एवं व्यवस्थित द्वारा प्रस्तुत करती है एवं किसी भी कार्य को नैतिकता एवं नियंत्रण को बनाए रखना है। देखिए, स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य अपने सदस्यों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के नियंत्रण को बनाए रखना, समूह के सभी सदस्यों द्वारा स्वयं की कार्यस्थल, घर की स्थिति, आसपास की सफाई को बनाए रखना, स्वास्थ्य वातावरण बनाना एवं बीमारी से बचाना। समूह के सदस्यों में एकजुटता होनी चाहिए, सभी कार्यों में एकमत होना चाहिए, क्योंकि समूह का सशक्तिकरण ही समूह को दृढ़ता प्रदान करती है। समूह के सदस्यों में एकजुटता होनी चाहिए, सभी कार्यों में एकमत होना चाहिए, क्योंकि समूह का सशक्तिकरण ही समूह को दृढ़ता प्रदान करता है। आप समूह में अगर सशक्तिकरण है तो कोई भी काम विफल नहीं होगा। समूह का एक उद्देश्य दिव्यांगों को पुनर्वासित करना भी है। इसके लिए पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों में इनका भाग लेना तथा संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करना एवं लाभ उठाना है। स्वयं सहायता समूह ऐसे उद्योगों पर काम करता है जिसमें हमेशा देश का सामाजिक विकास हो सके। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में व्यवसायिक की भावना भी होनी चाहिए, तभी उसकी व्यवसायिक गुणवत्ता में सुधार, कार्य की निपुणता, सदस्यों की उपयोगिता, उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा उत्पादन में अच्छे गुण आ सकते हैं। आज के युग में स्वयं सहायता समूह के संगठन द्वारा दिव्यांग स्वयं से जागरूक हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के द्वारा दिव्यांग अपने साथ परिवार का भी विकास करता है, या जिस समुदाय का सदस्य है उसका भी विकास होता है, समुदाय का, खंड एवं जिले का एवं पूरे देश का विकास होता है। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह के गठन को दिव्यांग का ही नहीं संपूर्ण देश का विकास होता है। देखिए, इसमें स्वयं सहायता समूह से खुद भी जागरूक हो रहे हैं, खुद भी धन उपार्जन कर रहे हैं और परिवार वालों का भी ध्यान रख रहे हैं, परिवार वालों का भी विकास कर रहे हैं। अभिभावक और संघ, पेरेंट्स एसोसिएशंस। अभिभावक संघ का एक ऐसा संगठन जिसके द्वारा आपस में अभिभावक अपनी समस्याओं का समाधान सोचते हैं, क्योंकि किसी भी दिव्यांग बच्चों से संबंधित समस्याएं उनके अभिभावकों के अलावा कोई और व्यक्ति अच्छे से नहीं समझ पाता। देखिए, इसलिए बताया जा रहा है जिनके घर में दिव्यांग बालक है उनके अभिभावक से अच्छा कोई और नहीं समझ सकता है। जिनके घर में नहीं है वो लोग यही समझेंगे कैसे इसका पालन पोषण करते होंगे, कैसे इसको झेलते होंगे। कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन गई है, लेकिन जो उनके अभिभावक हैं वही समझ सकते हैं कि इनका पालन पोषण कैसे करना है, इनको प्रशिक्षण कैसे देना है, इनको शिक्षा कैसे उपलब्ध कराना है। बहुत सारी व्यवस्था है जिनके साथ चलना है उन लोगों को, क्योंकि किसी की भी दिव्यांग बच्चों से संबंधित समस्याएं उनके अभिभावक के अलावा कोई और व्यक्ति अच्छे से नहीं समझ पाता। अभिभावक संघ के द्वारा अभिभावक अपने को अलग नहीं समझते, अपने समस्याओं का हल आपस में मिलजुल कर करते हैं
अभिभावकों को भावनात्मक रूप से अभिभावक संघ के द्वारा संतुष्टि मिलती है। इससे वह अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान भी निकाल पाते हैं। बच्चों से संबंधित परेशानियों का हल भी आपसी अनुभव द्वारा सुलझा लेते हैं। प्रायः देखा जाता है कि मानसिक मंद बच्चों के अभिभावक को व्यवहार में निराशा, तनाव एवं चिड़चिड़ापन एवं अवसाद रहता है। आपसी भागीदारी से इनमें कुछ बदलाव आता है। संघ के सदस्यों के साथ एकजुट होकर किसी भी समस्या से संबंधित आवाज को उठाना सरल होता है। देखिए, अभी ऊपर बताया गया है कि जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ापन होते हैं, जब इन लोगों का ग्रुप बनता है, जब इन लोगों की सहभागिता होती है, तो अपने समस्याओं को एक दूसरे में साझा करते हैं और उस समस्याओं को दूर करते हैं। ठीक है। भारत में 1941 में पहली बार बंबई में चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामक मानसिक मंद बच्चों के लिए विशेष स्कूल की स्थापना की गई। भारत में दूसरा स्कूल अभिभावकों द्वारा 1944 में स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन नीड स्पेशल केयर के नाम से खोला गया। इस समय भारतवर्ष में 1000 विद्यालय अभिभावक संघ द्वारा चलाए जाते हैं। अभिभावक द्वारा जहां प्रबंध प्रक्रिया में विद्यालय चल रहे हैं, अभिभावक संघ विद्यालय के बच्चों को मुख्य धारा में लाने का कार्य बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अभिभावक संघ की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे समूह के सदस्यों में एकता की भावना होनी चाहिए। देखिए, सबसे मेन पॉइंट यही है कि समूह के सदस्यों में एकता की भावना होनी चाहिए। एकता रहेगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें कि सदस्य आपस में एक दूसरे की सहायता कर सके। समूह के सदस्यों की रुचि एवं धारणाएं एक जैसी होनी चाहिए। अभिभावक संघ में सभी सदस्यों का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। इसके अपने नियम एवं मानक होने चाहिए। समूह का आकार सदस्यों पर आधारित होना चाहिए। अभिभावक संघ के उद्देश्य अभिभावक संघ का गठन करते समय कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे 1 नंबर पे है, दिव्यांग बच्चों का अभिभावक अकेले ही इस समस्या से ग्रसित नहीं है। जैसे दिव्यांग बालक जो भी हैं, उनके अभिभावक, उनके माता पिता, उनका जो भी परिवार है, वो अकेले इस स्थिति से ग्रसित नहीं है। आपसी अंतःक्रिया होने और अनुभव को बांटने से उन्हें नैतिक समर्थन प्राप्त होता है। सेकेंड नंबर पे, अभिभावक संघ द्वारा दिव्यांग बच्चों की जरूरतों से संबंधित एक दूसरे के अनुभव एवं ज्ञान के आदान प्रदान का मौका प्रदान करती है। अभिभावक बच्चों के प्राथमिक शिक्षक होते हैं। ये आपसी अंतःक्रिया के माध्यम से अधिक सीखने का मौका मिलता है। आपसी स्पष्टीकरण से जिन अभिभावक के मन में व्याप्त गलत धारणाओं को दूर करने का मौका मिलता है। एक ही तरह की समस्या से ग्रसित परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया में सहायता मिलती है। आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में सहायता करती है। यह पूरे परिवार को शामिल होने का मौका उपलब्ध करती है। इसमें बच्चों के साथ अभिभावक का भी ध्यान रखा जाता है। यह संसाधन उपलब्ध करवाने में स्वयं सहायता करते हैं। यह आम जनता के बीच दिव्यांग संबंधी जागरूकता पैदा करने में सहायता प्रदान करती है। अभिभावक संघ के गठन करने के कुछ बिंदु, जैसे कि तकनीकी मार्गदर्शन। अभिभावक संघ में प्रशिक्षित लोगों का होना जरूरी होता है, जिससे वे दूसरे अभिभावकों को प्रशिक्षण देने में सहायक होते हैं।
जो इन लोगों का संगठन है उसमें ये बताया जा रहा है कि उसमें प्रशिक्षण संघ में प्रशिक्षित लोगों का होना आवश्यक है। मान लीजिए कोई संघ है, कोई संघ गठित किया गया है तो उसमें प्रशिक्षण देने वाला भी कोई होना चाहिए, कोई प्रशिक्षित लोग होने चाहिए जो और भी अभिभावक हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए। आकार, प्रारंभ में समूह का आकार छोटा रखना चाहिए, 4 से 5 परिवार। एक बार जब समूह के सदस्यों के सामूहिक भावनाएं स्थापित हो जाए तो समूह की सदस्यता को जरूरत के अनुसार और भी परिवारों के बीच बढ़ाया जा सकता है। पहले बताया जा रहा है कि छोटा परिवार होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। समूह की समरूपता, अभिभावक संघ में सभी अभिभावकों की समस्या एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मानसिक मंदता का स्तर, आयु श्रेणी और संबंधित समस्याएं एक जैसी होनी चाहिए। भौतिक समस्याएं, अभिभावक संघ के सदस्य बहुत दूर दूर के नहीं होना चाहिए। सभी सदस्यों का निवास स्थान 2 या 3 किलोमीटर के अंदर होने चाहिए। इससे सभाओं का आयोजन करने में आसानी होता है। आसपास के जो लोग रहेंगे तो जो भी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम होगा, सभा का आयोजन होगा तो जो आसपास के व्यक्ति होंगे, दिव्यांग परिवार होंगे, जो दिव्यांग बालक होंगे, उनके परिवार वाले हैं तो आसपास के जो रहेंगे 2-4-5 किलोमीटर के एरिया के बीच के रहेंगे तो वहाँ आप लोग जो भी कार्यक्रम होगा उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। सभा आयोजन के लिए निश्चित स्थान एवं अवधि, अभिभावक के सभाओं मीटिंग के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए जहां सबका पहुंचना संभव हो सके तथा अभिभावक संघ के मीटिंग का दिन पहले से निर्धारित होने चाहिए। यह संघ की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि मीटिंग प्रति माह, प्रति सप्ताह, त्रैमासिक, 6 महीने या वार्षिक हो। कम से कम 75% उपस्थिति आवश्यक मानी जाती है। बताया जा रहा है कि जो भी आयोजन किया जाएगा उसका पहले से डेट निर्धारित किया जाएगा, इस डेट को होगा और एक समय सुनिश्चित किया जाएगा कि हम महीने में एक बार कराएंगे या 6 महीने में कराएंगे या साल में एक बार कराएंगे या सप्ताह में एक बार कराएंगे, ठीक है। और उसमें जो भी सहभागिता होगी पेरेंट्स की, जो दिव्यांग बालक के परिवार वाले हैं, अभिभावक हैं, उनकी उपस्थिति 75% होनी चाहिए। तभी तो कोई सभा में जो लोग रहेंगे उनको कुछ समझ में आएगा, जो प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे। जब वहाँ के लोग उपस्थित रहेंगे तभी। आवश्यकताओं की पहचान, प्रत्येक सदस्य अभिभावक की रुचि एवं जरूरत अलग अलग होती है, अतः संघ के निर्णय के दौरान अभिभावक सामान्य अभिभावकों को सामान्य आवश्यकताओं की पहचान करना चाहिए। आवश्यक कारक, अभिभावक संघ को तभी सफल माना जा सकता है जब उससे संबंधित निम्न कारक पर ध्यान रखा जाए। अभिभावक संघ क्रियाकलाप केंद्रित होना चाहिए, व्यवसायिकों को वचनबद्ध होना चाहिए, उत्तरदायित्वों का धीरे धीरे स्थानांतरण होना चाहिए। अनौपचारिक तरीकों से जैसे पिकनिक, पार्टी, भ्रमण का आयोजन होना चाहिए। सदस्यों में प्रेरणा तथा आत्मदृढ़ता एवं इससे अभिभावक तथा बच्चों दोनों की सहायता की सोच होनी चाहिए। अभिभावक संघ के लाभ, अभिभावक संघ से अभिभावक को भावनात्मक सहायता मिलती है, इससे समस्या के समाधान का हल मिलता है, उनमें आत्मविश्वास को पहचानने का एवं उनके कौशलों के विकास का एवं भविष्य के लिए लक्ष्य चुनने का मौका मिलता है। दूसरे बच्चों के प्रति भी अभिभावक के मन में अच्छा दृश्य विकसित होता है। परिवार को सशक्त बनाना,
empowering families। सशक्त परिवार कार्यक्रम आवश्यक संसाधनों वाले तनावग्रस्त और अक्सर अलग अलग परिवारों को जोड़ता है। यह कार्यक्रम किसी भी समस्या व्यवहार को रोकने से पहले हस्तक्षेप करने के लिए निवारक सहायता प्रदान करता है। परिवार को सशक्तिकरण कार्यक्रम विशेष शिक्षा पेशेवर न केवल दिव्यांग बच्चों के बल्कि उस बच्चों के लिए पूरे परिवार के लिए भी जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। परिवार केंद्रित समर्थन परिवार सशक्तिकरण रणनीतियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। सशक्तिकरण परिवार के द्वारा परिवार की ताकत क्षमता और निर्णय लेने के बढ़ावा देता है। सशक्त परिवार अपने जीवन पर नियंत्रण के प्रयास करते हैं और वो जो चाहते हैं वो प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करते हैं। परिवार को सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित गतिविधि करना चाहिए। देखिए, परिवार को सहानुभूति प्रदर्शित करने चाहिए। परिवार के सहानुभूति के बिना व्यवसायिकों को परिवार के समर्थन और सशक्तिकरण गतिविधियों में संलग्न होने की प्रेरणा की कमी होती है। परिवार को विशेषज्ञों के रूप में पहचानें और पारिवारिक शक्तियों का निर्माण करें। पेशेवर को परिवार के फैसले का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार परिवार के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है। परिवार का एक सदस्य सहयोगी बने। जब विशेष शिक्षा व्यावसायिक सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं तो परिवार मूर्त समर्थन महसूस करते हैं। परिवार को विशिष्ट और व्यक्तिगत आवश्यकता की समझ का प्रदर्शन करके परिवार की चिंताओं को सुनना और सम्मान करना, अधिकारों की रक्षा करें। अभिभावक संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल होना और व्यक्तियों के लिए सेवाओं में सुधार करना। देखिए, कोई भी व्यक्तिगत परिवार है, कोई भी संस्था है, कोई भी आयोजन हो रही सभा, उसमें हर प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। सुनना, सम्मान करना, अधिकारों की रक्षा के लिए अभिभावक संगठनों में सक्रिय रूप से शामिल होना और व्यक्तियों के लिए सेवाओं में सुधार करना। परिवारों के सशक्त बनाने के लिए व्यावसायिक परिवारों के साथ निरंतर संवाद में शामिल होने के उदाहरणों में ईमेल, टेली कॉन्फ्रेंस, सेल फोन और पेजर के माध्यम से संचार शामिल है। अधिक पारंपरिक उदाहरणों में फेस टू फेस कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन कॉल, हैंडबुक और समाचार पत्र शामिल है। परिवार की पहुंच बढ़ाना, शैक्षिक पहुंच बढ़ाने का उदाहरण स्कूल के पेशेवर के साथ मिलने के लिए एक लचीला संवेदनात्मक कार्य दिवस प्रदान करना चाहिए। परिवार के नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। इससे परिवार को धन की सहायता एवं सुविधा प्राप्त की जा सकती है। परिवार का जब सशक्तिकरण होगा तभी वह सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएगा। सशक्तिकरण कार्यक्रम में समर्थन प्रणाली बढ़ाया जाए, परिवार के अन्य सदस्य शामिल करें। देखिए, ऐसे परिवार में खुद को ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने ऐसे सदस्य को आगे बढ़ाना चाहिए जो आपके साथ आपके घर में दिव्यांग बालक के रूप में है, उसको आप बढ़ाएं आगे, उसके साथ तालमेल बना के रखें, उसकी समस्याओं को समझें और उसका समाधान करें और अच्छे परामर्श से उसकी कैसे देखरेख करना है, कैसे शिक्षा देना है, उसके बारे में समझें और उनकी समस्याओं को दूर करें। आज के लिए धन्यवाद। आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।